बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना इको 401 का क्विज़ नंबर 3 करेंगे। क्विज़ नंबर 3 में आज मैं आप लोगों को जितने भी MCQs बताऊंगी आपने इन सब MCQs को अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, मिड टर्म के हवाले से मैं आपको एक ये टिप बता दूं कि मिड टर्म के लिए जो अपने प्रिपरेशन करनी है, मैंने जो सारे जो लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं मिड टर्म के, आपने वो लेक्चर्स पहले देखने हैं गौर से। ठीक है, वो अपने लेक्चर्स ऐसे देखने हैं कि पहले आपने लेक्चर नंबर 1 देखना है और मैंने लेक्चर नंबर 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने जहाँ पे बताया कि ये MCQs आता है, जहाँ पे मैंने बताया ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जहाँ पे मैंने बताया ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो अपने हैंड आउट में उसको हाईलाइट कर लेना है। पूरा लेक्चर सुन के आपने जो है ना फिर आपने हैंड आउट को अच्छे तरीके से रीड करना है, उसमें से आपने याद करना है जो जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आपने वीडियोस देखनी है सारी। जब आपके फिर आपने ये वाले सारी वीडियोस देख के मिड टर्म तक लेक्चर नंबर 1 to 18 तक देख के इसी तरह से प्रिपरेशन करके आपने फिर क्विजेस की वीडियोस देखनी है, क्विज नंबर 1, क्विज नंबर 2 एंड क्विज नंबर 3 की। ठीक है, इन तीनों की तीनों क्विजेस की वीडियोस अपलोड हैं और आपकी इन्हीं क्विजेस में से सारा मिड टर्म का पेपर आना है। ठीक है ना, ज्यादातर। ठीक है, लेकिन जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, आपने लेक्चर्स नहीं लिए होंगे, तब तक आप सिर्फ क्विजेस की वीडियोस करके तो नहीं पेपर दे सकते। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जिन लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए 10 बाय 10 मार्क्स लेने के लिए क्विज में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मौजूद है, फ़ोन नंबर है मेरा मौजूद, वो वहां से पेड सर्विसेज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है ग्रुप का, वो स्टडी के लिए वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो उसके अलावा ये जो सारी आप लोगों की जो गाइडेंस वगैरह आपको दी जाती है ग्रुप में, जितनी भी आप लोगों को फाइल्स वगैरह या हैंड आउट चाहिए वो भी आप लोगों को ग्रुप में मिल जाते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के क्विज नंबर 3 की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है, डिमांड कर्व फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन अ कंपेटिटिव मार्केट इज। देखिए, हमने बात की थी, हमने के लेक्चर में भी पढ़ा था कि कंपैटिटिव मार्केट में जो डिमांड कर्व होती है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, देखिए दो तरह की जो है ना वो फर्म्स होती हैं, एक होती हैं प्राइस टेकर होती हैं और एक होती हैं प्राइस मेकर। जो प्राइस टेकर होती है ना वो आ जाती हैं कंपैटिटिव मार्केट्स के अंदर। ठीक है, तो जो कंपैटिटिव जो प्राइस टेकर होती है उनकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कंपैटिटिव मार्केट की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। लेकिन जो प्राइस मेकर फर्म्स होती हैं, जैसे कि मोनोपोली वाली जो फर्म्स होती हैं, उनकी जो है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और उसके अलावा जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली जो फर्म्स होती हैं वो भी इसी में आ जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो ओलिगोपोली फर्म्स होती हैं वो भी उसी में आ जाती हैं कि उसमें जो है ना तीनों में जो है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, लेकिन उनमें ये डिफरेंस होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे इसलिए समरी बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड बहुत सारे आगे MCQs आते हैं, तो इस तरह का कोई MCQs आपका आया तो आपको पता हो। ठीक है, हमें ये तो पता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, जो कंपैरेटिव मार्केट्स होती हैं उनकी तो हॉरिजॉन्टल होती है। बाकी तीनों की मैंने आपको बताई है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। लेकिन उनके ऐसे होता है कि जो मोनोपोलिस्टिक फर्म होती है ना उसकी डाउनवर्ड होती है और इलास्टिक होती है। ठीक है, जो ओलिगोपोली होती है उसकी डाउनवर्ड होती है लेकिन इन इलास्टिक होती है, और जो मोनोपोली होती है उसकी डाउनवर्ड होती है लेकिन ओलिगोपोली से भी ज्यादा उसकी जो है ना वो इन इलास्टिक होती है। ठीक है, अगले MCQs की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट। परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट का जो है ना वो प्राइस टेकर वाला बिहेवियर होता है कि वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ डिमांड सप्लाई के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, तो प्राइस टेकर बिहेवियर। उसके बाद टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस टाइम्स। टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए आप लोग प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज द डेटा ऑफ आउटपुट एंड टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे इन्होंने टेबल बनाया तो नहीं, इन्होंने थोड़ा यहाँ पे बस मिक्स कर दिया। उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो टोटल रेवेन्यू है उसमें पहला रेवेन्यू आया है 200, दूसरा जो है ना वो आया है 400। ठीक है, और जो तीसरा जो है ना वो 550 है। वो हमसे ये कह रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना वो फाइंड आउट करें सेकंड लेवल पे। तो मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हम लोग जिस लेवल पे हमने फाइंड करना हो रेवेन्यू उसको हम लोग पिछले में से माइनस कर देंगे। अब ये सेकंड लेवल का क्या है, तो सेकंड ऑप्शन पे 400 है, इसको हम लोग पिछले से माइनस करेंगे, यानी कि 400 माइनस 200, तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा 200। तो 200 जो है ना उसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। सपोज अ फर्म प्रोड्यूस 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। कह रहे हैं कि आप सपोज करें कि एक फर्म है वो 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट के,
और उसकी 500 वेरिएबल कॉस्ट है और 200 फिक्स कॉस्ट है। तो आप हमें ये बताएं कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी। देखिए यहाँ पे ना इंस्ट्रक्टर ने आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये 50 वाला जो इसने शोशा छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आपने ये याद रखना है हमेशा कि टोटल कॉस्ट फाइंड करने का फार्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, तो ये है वेरिएबल कॉस्ट 500 और ये है फिक्स कॉस्ट यानी कि 200। तो 500 प्लस 200 इज इक्वल टू 700, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं। इन अ परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट फर्म्स आर कंसिडर्ड प्राइस टेकर्स बिकॉज परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स में मार्केट में हम लोग फर्म्स को प्राइस टेकर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत ज़्यादा जो है ना बायर और सेलर होते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ। मार्जिनल रेवेन्यू का अगर फंक्शन निकालना है तो आप लोग डेरिवेटिव लेंगे टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। ये अपने बात याद रखनी है। और आप लोगों का एमसीक्यूज आ जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन लेने के लिए किसका डेरिवेटिव लेना है, तो उसके लिए डेरिवेटिव टोटल कॉस्ट का। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए डेरिवेटिव लेंगे टोटल रेवेन्यू का, और मार्जिनल कॉस्ट के लिए किसका डेरिवेटिव लेंगे टोटल कॉस्ट का, ठीक है। ये आपने याद रखना है। कंसंट्रेशन रेशो आप लोग क्यों यूज करते हैं, कंसंट्रेशन रेशो कैन बी यूज टू असेस द लेवल ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री, ये जानने के लिए कि इंडस्ट्री के अंदर किस किस्म का कंपटीशन है, कंपटीशन का लेवल क्या है। उसके बाद है if firms in a competitive industry are experiencing losses in the short run then, यानी कि competitive industry के अंदर अगर फर्म जो है ना वो लॉसेस फील कर रही है, यानी कि उसको नुकसान हो रहे हैं, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, फर्म्स को चाहिए कि वो बंद जो है ना वो कंपनी बंद हो जाए, ठीक है। फर्म्स विल चूज टू शट डाउन, तब तक बंद रहे जब तक उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कंपनसेट नहीं हो जाती, ठीक है। उसके बाद है इफ अ परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट इन आ परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट, परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट में ये होता है कि कोई भी जो फर्म होती है ना वो इंडस्ट्री के अंदर आ जा सकती है, ठीक है। फर्म्स कैन फ्रीली एंटर एंड एग्जिट, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। उसके बाद द डिमांड कर फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन अ कंपैरेटिव मार्केट इज, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल होती है। उसके बाद इफ टोटल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ फर्म इज 200 माइनस 4Q देन मार्जिनल रेवेन्यू, हमने ये पढ़ा था कि टोटल जो हमने भी पीछे जो एमसीक्यूज पढ़े उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहला असूल ये होता है कि वो नंबर जिसके साथ अल्फाबेट कोई नहीं होता उसको तो हम लोग खत्म कर देते हैं, वो नंबर जिसके साथ अल्फाबेट होता है लेकिन उसकी कोई पावर नहीं होती उसमें से हम लोग अल्फाबेट हटा देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, 200 हमने हटा दिया, पीछे क्या रह गया -4Q। तो -4Q में देखिए Q की कोई पावर यहाँ पे नहीं लगी हुई, तो इसलिए हम लोग Q को हटा देंगे, तो पीछे हम लोग हमारे पास क्या बचेगा -4। तो -4 जो है ना ये इसका आंसर है। उसके बाद सपोज अ फर्म प्रोड्यूस 500 यूनिट ऑफ आउटपुट, वो कह रहे हैं कि सपोज आप यूं सपोज करें कि एक फर्म है 500 जो है ना वो यूनिट बना रही है, 30 उन्होंने लेबर बनाए हुए हैं और 35 यूनिट उन्होंने कैपिटल के जो वो है ना वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं उसका जो MPPL है ना फर्म का वो है 20 और MPPK है 10, तो वो ये कहते हैं कि आप MRTS फाइंड करें। अब यहाँ पे ये जो पहले वाली लाइन है ये पूरा शोशा इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता है MRTS का फार्मूला क्या होता है, MPPL डिवाइडेड बाय MPPK, ठीक है। तो MRTS फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास 2 जो है ना ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होती है, जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही होती है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगी, जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही होती है, क्योंकि हमें ये पता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब होती है जब फर्म एक्सपेंड कर रही होती है, ऐसा ही होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फर्म अब एक्सपेंड कर रही है, जैसे जैसे फर्म बढ़ती रहेगी तब तो क्या होगी कि उसका जो अपना खर्चा है चीज़ बनाने के ऊपर वो कम होता जाएगा, क्योंकि फर्म के अंदर एफिशिएंसी आती जाएगी, तो कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। आगे चलते हैं, आइसो कॉस्ट इज अ लाइन विच कैप्चर्स ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स दैट अ फर्म कैन अफोर्ड टू हायर। द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट इज इक्वल टू, आइसो कॉस्ट की जो स्लोप होती है उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है प्राइस ऑफ लेबर टू प्राइस ऑफ कैपिटल, ये अपने पास याद रखनी है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, प्राइस ऑफ PL डिवाइडेड बाय PK, प्राइस ऑफ लेबर टू प्राइस ऑफ कैपिटल। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ द
टोटल कॉस्ट कास्ट बाय अ यूनिट इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि जब आपका आउटपुट इंक्रीज होता है तो टोटल कॉस्ट के अंदर एडिशन होती है। तो वो कौन सी, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो जो एडिशन होती है, मैंने आपको लेक्चर्स में भी काफ़ी दफ़ा बताया, जहाँ पे एडिशन का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे मार्जिनल होगा, ठीक है, मार्जिनल का वहाँ पे लफ्ज यूज़ होगा, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, फिर मार्जिनल कॉस्ट होगी। उसके बाद है इन द लॉन्ग रन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कॉस्ट इन अ फर्म्स प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि लॉन्ग रन के अंदर कौन सी कॉस्ट होती है आपको अच्छे तरीके से पता है, हम लोग ये भी लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। शॉर्ट रन वो होती है कि जिसमें एक फिक्स फैक्टर होता है और बाकी वेरिएबल फैक्टर होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन वो होती है कि जिसमें सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता, ठीक है, कोई भी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो नहीं होती। तो इसमें क्या होगा, देयर आर नो फिक्स्ड कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, देयर आर नो फिक्स्ड कॉस्ट, ये बहुत रिपीट होता है, ये भी याद कर लें। आगे है सपोज फर्म इज प्रोड्यूसिंग 4000 यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि एक फर्म है 4000 यूनिट वो बना रही है, आउटपुट के 80 लेबर उन्होंने लगाए हैं और 40 उन्होंने जो है ना वो कैपिटल यूज किए हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर MPPL की वैल्यू है 40 और MPPKA की वैल्यू है 50, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। सिंपली वही बात है कि इन्होंने पिछली ये पूरी लाइन जो है ना ये खामखा इन्होंने छोड़ी हुई है इधर, MPPL डिवाइडेड बाई MPPKA हम लोग करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 50, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का, वो आंसर होगा हमारे पास 0.8, 40 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो। Suppose a firm produces 20 units of output and incurs rupees 40 in average variable cost and 8 in average fixed cost। वो ये कहते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड करें। देखिए जो सिर्फ टोटल कॉस्ट होती है ना उसके लिए आपका फार्मूला होता है एवरेज को फिक्स कॉस्ट प्लस जो है ना वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है ना उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 40, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 8, तो 40 प्लस 8 इज इक्वल टू 48 हमारे पास आंसर आ जाएगा। द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच द प्राइसेस आर सेट बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर टर्म्ड एज, यानी कि वो मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें डिमांड और सप्लाई जो प्राइसेस जो होती है ना वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई ही सेट करती है, वो होती है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, ये प्राइस टेकर फर्म्स जो होती हैं उसमें, ठीक है। तो दैट इज अ परफेक्ट कंपटीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, वो वाली कॉस्ट जब आपका आउटपुट चेंज होता है तो वो अफेक्ट नहीं होती, उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अ कॉस्ट विच इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन आउटपुट। आगे है इफ मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, वो कह रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू ये है तो स्लोप आप फाइंड करें। स्लोप वही सिंपली है, यहाँ पे आपने इसका जो है ना डेरिवेटिव लेना है, 18 जो है ना वो डिस्कार्ड हो जाएगा, क्यू भी है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा, पीछे बच जाएगा -2, तो -2 जो है ना यहाँ पे इसका आंसर होगा। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ मोनोपोलिस्टिकली कंपैरेटिव मार्केट। मोनोपोलिस्टिक जहाँ पे फर्म्स होती हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, आपस में जो है ना वो सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, दैट इज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। Which of the following is true about a price maker firm? प्राइस मेकर फर्म जो होती है ना वो उनकी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है, डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व कितनी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो इट फेसेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। उसके बाद है इफ टोटल रेवेन्यू फंक्शन, वो ये कह रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू का जो फंक्शन है ना वो ये है, तो एवरेज रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा। अब हम लोगों को पता है कि टोटल में से जब भी हम लोगों ने एवरेज निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चाहे आप लोगों को टोटल प्राइस दी हुई है ना, अगर आप लोगों को कहते हैं कि एवरेज प्राइस आप लोग निकालें तो आप लोग क्या करें कि टोटल प्राइस को डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से वो रेवेन्यू का भी ऐसे ही करते हैं, टोटल रेवेन्यू देते हैं, आप लोगों को कहते हैं एवरेज निकाले, वहां पे अपने क्या करना होता है, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देना होता है क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड करना है क्यू के साथ। तो जब डिवाइड करेंगे तो 48 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू हो जाएगा। अब 48 के नीचे जो क्यू था वो इस क्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा 48, ठीक है, माइनस ये क्या है क्यू स्क्वायर, इसके नीचे एक क्यू है तो ये एक क्यू जो है ना इसमें से कैंसिल हो जाएगा नीचे वाली क्यू के साथ, तो पीछे क्या बच जाएगा 1 क्यू, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 माइनस क्यू, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अ फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट बाय ऑपरेटिंग एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर, हमेशा फर्म का जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा उस लेवल पे होता है जहां पे आउटपुट, वो वाला आउटपुट जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के, MR इज इक्वल टू MC होता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद डैश इज द रेट एट विच अ फर्म कैन सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर एंड होल्ड आउटपुट कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है।
उसके बाद है इफ मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, वो कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन ये है तो आप इसके जो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन की स्लोप आप लोग निकाल के दिखाएं। ये सेम वही आपने डेरिवेटिव यहाँ पे लगाना है, 500 डिस्कार्ड हो जाएगा, क्यू भी डिस्कार्ड हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा -50, तो ये -50 इसका आंसर है। उसके बाद इफ द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ फर्म, एवरेज रेवेन्यू ये है तो आप वो कह रहे हैं कि इसकी स्लोप फाइंड आउट करें। ये सेम वैसा ये 180 हो जाएगा डिस्कार्ड, और क्यू के साथ जो नंबर है 2 ये भी सॉरी जो क्यू है ये भी हो जाएगा डिस्कार्ड, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2, तो ये -2 इसका जो है ना करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट, यानी कि वो वाला पॉइंट जहां पे आपका लॉस बिल्कुल कम होता है, वो कौन सा पॉइंट होता है, दैट इज MR इज इक्वल टू MC, मार्जिनल रेट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो उसके बाद आगे है इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म, ये कहने हैं कि टोटल रेवेन्यू ये है तो आप लोग मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करके दिखाएं। हमें ये पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जब हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेते हैं। इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव हम लोग ऐसे लेते हैं कि सबसे पहले जो आप लोगों के पास वो वाला जो नंबर जिसके साथ एक अल्फाबेट होता है पावर के बगैर, उसको हम लोग वहां से अल्फाबेट हटा देते हैं, क्या बच जाएगा हमारे पास 150। आगे माइनस, हमें ये पता है कि जहाँ पे पावर होती है ना वहाँ पे पावर को हम लोग हटा के उस अल्फाबेट के शुरू में जो नंबर होता है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 को हटा के इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150 माइनस 20 क्यू, 150 माइनस 20 क्यू इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ये क्या होता है एवरेज कॉस्ट, ठीक है, यानी कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आउटपुट के साथ तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास सपोज जो है एक फर्म प्रोड्यूस करिए 20 यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, और उसके लिए 40 जो है ना वो रुपीस लगा रही है एज अ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ₹8 लगा रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने, तो हमें ये पता है हम लोग इन दोनों को प्लस कर लेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को, तो हमारे पास 48 जो है ना वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मैंने आपको पहले ही बताया जहां पे भी आप लोगों ने एवरेज फाइंड करनी होती है वहां पे आप लोग चीज को क्वांटिटी के साथ डिवाइड करते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू फाइंड करने के लिए टोटल रेवेन्यू को हम लोग डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी के साथ, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ये सेम जो है ना, अच्छा यहाँ ये थोड़ा डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। अच्छा इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस 20 यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, यानी कि एक फर्म है वो 20 यूनिट बना रही है आउटपुट के, ठीक है। अच्छा उसकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो है 10 और एवरेज टोटल कॉस्ट है 15, तो वो ये कहने हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालें। अब वो वाले बच्चे जो थोड़े से एमसीक्यूज थोड़े बेहोश होकर करते हैं ना, वो क्या करेंगे कि वो 10 और 15 को आपस में कर देंगे प्लस और 25 पे लगा देंगे। नहीं, यहाँ पे देखिए हमारे पास उन्होंने क्या पूछा है, अगर उन्होंने टोटल कॉस्ट पूछी होती फिर तो आप लोग करते प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को, वो उन्होंने हमें टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट को फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास क्या होगा, देखिए आपने फार्मूला पहले माइंड में रखना है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट, ऐसा ही है ना। अब हमने क्या करना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के साथ वेरिएबल कॉस्ट जो ऐड हो रही होती है वो दूसरी साइड पे टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ चली जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 15 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास 5 जो है ना ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। इन केस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व इज, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती है उसमें जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट होती है वो ये है कि अपवर्ड स्लोपिंग होती है लेकिन फॉलिंग स्लोप होती है, ठीक है, ये अपनी बात याद रखनी है। डिफरेंट तरह की टर्म्स यूज होती हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी यूज होती है और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व भी यूज होती है, तो आपने यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे इकोनॉमीज की बात हो रही होगी और LRTC की बात हो रही होगी, वहां पे अपवर्ड स्लोपिंग होगा और फॉलिंग स्लोप की बात हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट इज, यानी कि वो कास्ट जो कि आपके आउटपुट के लेवल के साथ चेंज नहीं होती, वो कौन सी होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है, जो कि फिक्स रहती है। उसके बाद है द कॉस्ट विच ऑलरेडी हैज बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर टू एनी सिग्निफिकेंट डिग्री इज नोन एज, यानी कि वो वाली कॉस्ट जो आप लोग ऑलरेडी लगा देते हैं और फिर आप लोग उसको ले नहीं सकते वापस, दैट इज अ संक कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस टाइम्स क्वांटिटी, ये पहले हम लोग कर चुके हैं। अच्छा प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट्स ऑफ सोप, ये कह रहे हैं कि 500 जो है ना वो सोप बनाता है, ठीक है। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है ना उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट है 8000
और टोटल उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो है 2000। तो वो ये कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट बताएं। तो इसके लिए सिंपली हमने क्या करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को हम लोगों ने सिर्फ प्लस कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000। ये जो 500 है इधर लिखा हुआ है इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये उन्होंने सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा हुआ है। What does an isoquant represents that is far from the origin? जब भी isoquant origin से दूर जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। जब भी origin की तरफ आएगी, इनवर्ड होगी, तो उसका मतलब है कि आउटपुट जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो फार जा रही है, कि ओरिजिन से दूर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट क्या है, हायर है। आगे हम लोग चलते हैं। सपोज फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है उसने प्रोड्यूस किए हैं 4500 बैग्स, ठीक है, यूरिया के, और वो हर बैग को जो है ना 350 रुपीज पे सेल कर रहे हैं। तो वो हमें ये कह रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू बताए। टोटल रेवेन्यू का हमें मतलब पता है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, P मल्टीप्लाई बाय Q करते हैं, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस है 4500, क्वांटिटी कितनी है 350, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ये आएगा हमारे पास 15,75,000, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। सपोज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म सेल्स 1500 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी कि एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म जो है वो 500 यूनिट जो है ना वो सेल कर रही है, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू जो है ना उसका कितना आ रहा है 95,000, ठीक है। तो वो हमें कह रहे हैं कि कॉस्ट हमें बताएं कि टोटल जो है ना वो कॉस्ट जो है ना वो उनकी कितनी होगी, सॉरी कॉस्ट जो है ना वो उतनी है, उनकी है 75,000। तो वो कहते हैं प्रॉफिट बताएं। प्रॉफिट के लिए हमें पता है हमारे पास होता है कि हम लोग टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये वाला टोटल रेवेन्यू है 95,000, इसमें से हम लोग टोटल जो कॉस्ट है ना यानी कि 75,000 ये हम लोग माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 20,000। इसमें 1500 ना उन्होंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बेवकूफ बताने के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद ये वही बात है, इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, हमें कहते हैं कि स्लोप बताएं, तो स्लोप ये होती है -50, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, टोटल कॉस्ट की में वो चेंजिंग जो कि आप वो आती है जब आप लोग जो आउटपुट जो आप लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, तो आउटपुट की क्वांटिटी जब आप लोग चेंज करते हैं तो उसकी वजह से आप लोगों की जो टोटल कॉस्ट में चेंजिंग आती है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ये है कि वेरिएबल कॉस्ट वाला भी ऑप्शन इसमें हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो टोटल कॉस्ट की हम लोग जो है ना वो ज्यादा लफ्ज जो है ना वो यूज करते हैं, द चेंज इन टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ यूनिट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद सपोज अ फर्म यूजेस 2 फैक्टर्स, कहने कि अब सपोज करें कि फर्म जो है ना 2 फैक्टर यूज करिए, लेबर और कैपिटल, और सबसे ज्यादा बेहतरीन कॉम्बिनेशन उन फैक्टर्स का उस लेवल पे होगा कि जिस पॉइंट पे MPPL डिवाइडेड बाई PL इज इक्वल टू MPPK डिवाइडेड बाई PK, यानी कि जब दोनों इक्वल हो गया आपस में, ठीक है। तो ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा, सही हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है ना वो 5000 बैग बना रही है यूरिया के, और उनको सेल कर रही है, हर बैग को सेल कर रही है 350 की, यानी कि हर बैग की जो प्राइस है ना वो 350 है। तो वो ये कह रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू हमें बताएं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे सीधी सी बात है, एवरेज रेवेन्यू वही होता है कि जो कि एक चीज की एक क्वांटिटी की जो है ना पर प्राइस होती है, यानी कि क्वांटिटी में जितने भी यूनिट्स होते हैं ना तो हर यूनिट की जो प्राइस होती है वही हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है। तो हर बैग की प्राइस 350 है, तो यही हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। What type of the cost is the addition of the total cost caused by a unit increase in output, यानी कि वो कौन सी कॉस्ट होती है जब आप जो कि टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाती है जब आप लोग आउटपुट बढ़ाते हैं, दैट इज अ मार्जिनल कॉस्ट। इफ द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ फर्म इज, यानी कि एवरेज रेवेन्यू का जो फंक्शन है ना वो इतना है, तो वो कहते हैं स्लोप बताए, स्लोप क्या होगी -2। अब तो इसलिए आपका रटा हुआ होना चाहिए। द कॉस्ट विच वेरी विद लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड, यानी कि वो कॉस्ट जो कि आपके आउटपुट के लेवल के साथ चेंज होती रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। जो चेंज होती रहती है, जो चेंज नहीं होती वो फिक्स कॉस्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। उसके बाद है इफ द फर्म्स एवरेज रेवेन्यू कर्व इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, देन यानी कि अगर फर्म का रेवेन्यू कम है और वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, यानी कि वो आउटपुट बढ़ाने के लिए भी कॉस्ट को चेंज कर रहे हैं, यानी कि आउटपुट को वो चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो और रेवेन्यू है ना जो वो कम है, तो फिर इसके लिए क्या हल है कि जो फर्म है ना वो बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। फर्म जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। द फर्म विल शट डाउन। उसके बाद
एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है इन केस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल LRTC इज अपवर्ड स्लोपिंग होती है और साथ में फॉलिंग स्लोप होती है। अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग आउटपुट बाय यूजिंग 2 इनपुट्स, तो ऑप्टिमम अच्छा एक फर्म है ना वो प्रोड्यूस कर रही है 2 इनपुट्स, ठीक है, लेबर और कैपिटल का, ठीक है, और वो लेबर को वेजेस दे रहे हैं और कैपिटल के लिए वो रेंट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आइसो कॉस्ट जो लाइन है वो इनवर्ड कब मूव होगी, वो इनवर्ड तब मूव होगी जब हमें पता है कि किसी भी चीज का जो आउटपुट होता है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट जब किसी चीज का डिक्रीज तब होता है जब इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है, जब फर्म को लगता है कि जो बनाने के लिए उनका अपना खर्चा ज्यादा होगा। तो इनपुट की कॉस्ट तभी बढ़ेगी जब लेबर और कैपिटल दोनों की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस ऑफ लेबर एंड कैपिटल हैज बीन इंक्रीज्ड। इन केस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आइसो कॉन्ट, यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जब होते हैं तो आइसो कॉन्ट्स क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर मूव करती हैं, बिकम फर्दर एंड फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये इसका करेक्ट आंसर है। इन केस ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व विल बी, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है उसका क्या स्लोप होती है, उसकी होती है अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ विच 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सम होते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का, ठीक है। तो ये इसका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये करेक्ट आंसर है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व फॉर एन इंडिविजुअल फर्म ऑपरेटिंग इन अ परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट, जहां पे परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट होगी वहां पे जो डिमांड कर्व है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फॉर अ फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि चेंज होती रहती है। तो रेंट जो होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता, जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी नहीं इतना चेंज होता, उसकी कॉस्ट भी, इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होती है वो भी नहीं चेंज होती। तो जो मटेरियल कॉस्ट होती है ना ये चेंज हो जाती है, तो मटेरियल कॉस्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट ऑफ सोप वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि ये वाले यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 800 उनकी फिक्स कॉस्ट है और जो 2000 है ना वो उनकी वेरिएबल कॉस्ट है। वो ये हमें कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप लोगों ने क्या करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2000, इसको डिवाइड कर देना है क्वांटिटी के साथ यानी कि 500 के साथ, तो आप लोगों के पास ₹4 जो है ना ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बट रिलेटिवली इलास्टिक। डाउनवर्ड स्लोपिंग और जो इलास्टिक होती है वो होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन, ये होती है कांस्टेंट कॉस्ट में। जब कॉस्ट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है तो फिर बिल्कुल पॉजिटिव स्लोप आती है और स्ट्रेट लाइन आती है। और उसके बाद आगे है कि टोटल रेवेन्यू फंक्शन जो है वो इतना है और वो एवरेज रेवेन्यू जो है ना इसका कितना होगा। तो हमेशा हमें फार्मूला पता है कि टोटल में से हम टोटल को हम लोग डिवाइड करते हैं क्यू के साथ, तो हमारे पास एवरेज जो है ना वो चीज़ आ जाती है। तो इसको हम लोग क्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो ये वाला क्यू इसके डिनोमिनेटर के क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200। उसके बाद माइनस इस 5 क्यू स्क्वायर को हम लोग क्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो एक क्यू इसमें से कैंसिल हो जाएगा, पीछे जो है ना वो एक क्यू आ जाएगा, दैट इज अ 5 क्यू, ठीक है। तो यानी कि 200 माइनस 5 क्यू इसका करेक्ट आंसर है। Suppose a firm is producing output by using 2 inputs, labor and capital, paying wages to labor and rent to the capital. If prices of both inputs decreases, यानी कि अगर दोनों ही इनपुट की प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो इसका क्या मतलब होगा, आइसो कॉस्ट किस तरफ मूव करेगी। हमने ये देखा कि आइसो कॉस्ट जो है ना आउटवर्ड तब मूव करती है जब उसका आउटपुट बढ़ जाता है, ऐसा ही है ना। तो हमेशा जब भी इनपुट की जो प्राइस होती है ना वो कम हो जाती है तो फर्म क्या करती है, उनको खुद चीज सस्ती पड़ रही होती है तो वो चीज ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। यानी कि बनाने की जो कॉस्ट है ना वो उनको कम आ रही होती है तो वो क्या करते हैं अपना आउटपुट बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे इनपुट्स की प्राइस डिक्रीज होगी तो वो आउटपुट बढ़ा देंगे, जब आउटपुट बढ़ा देंगे तो जो आइसो कॉस्ट है ना ये आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो आइसो कॉस्ट लाइन शिफ्ट्स आउटवर्ड। द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फर्म्स एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है ना ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद डैश इज द रेट एट विच अ फर्म कैन सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर एंड होल्ड आउटपुट कांस्टेंट, दैट इज अ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला, बस हमारे पास ये एमसीक्यूज थे।
आप लोगों की इसी वीडियो के अंदर ज़्यादातर MCQs आएंगे। जिन लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, वो वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों को जो है ग्रुप चाहिए तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।